हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल डिस्कस कर रहे हैं और अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस हो रही थी। और इससे पहले हमने नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ा था। नॉर्मेटिव अप्रोच पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नॉर्मेटिव एम्पेरिकल का डिफरेंस भी आगे डिस्कस होगा जब हम एम्पेरिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस लेक्चर में हिस्टोरिकल अप्रोच समझेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप यहाँ पर वेबसाइट पर जा सकते हो synopsisis.in। यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे। तो ऑप्शनल कोर्सेज में हेयर इट इज़ PSIR ऑप्शनल, यहाँ पर आप जाओगे तो PSIR ऑप्शनल की सारी डिटेल्स आपको इस पेज पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो दिस कोर्स इज़ फॉर 2021, 22, 23 बैच। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हिस्टोरिकल अप्रोच बेसिकली है क्या। कोई भी हम पॉलिटिकल फिनोमिना पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमिना को बेटर समझने के लिए कैसे हम बेटर समझ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं। हम कोई भी चीज़ को समझते हैं, हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि अरे पहले क्या हुआ था, पहले लोगों को क्या एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने इस पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे डील किया था। तो जब भी अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना को बेटर समझना है तो हमें उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स को देखना होगा। हिस्टोरिकल फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे होती है एज, प्लेस, सिचुएशंस। ये सारे होते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो हमें बेटर कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना को बेटर समझने में हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे कि मैकियावेली है, सेबाइन, डनिंग है। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है। पॉलिटिक्स और हिस्ट्री ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंट्रिकेटली रिलेटेड हैं, दोनों ही आपस में रिलेटेड है। और जब भी हम पॉलिटिक्स को समझेंगे तो हम हमेशा पॉलिटिक्स को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो ये चीज़ जो है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, ये किसने कही थी, किसके व्यूज़ में है ये, मैकियावेली, सेबाइन एंड डनिंग। देखो सेबाइन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकल अप्रोच में, क्योंकि सेबाइन के व्यूज़ जो हैं वो पूछे भी जा सकते हैं। तो सेबाइन को पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सेबाइन के बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे आगे। तो ये बेसिकली मानते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम पॉलिटिक्स को बेटर समझना चाहते हैं। सेबाइन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसमें हर वो चीज़ आनी चाहिए जो कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स, जैसे कि प्लेटो से स्टार्ट होते हुए जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आगे आए हैं, तो सभी के हिस्टोरिकल व्यूज़ जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। आपको हिस्टोरिकल व्यू सारे ही हिस्टोरिकल आपके थिंकर्स के जानने ज़रूरी हैं। अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, प्लेटो से स्टार्ट होकर जितने भी हैं, तो उनको ये कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझना है। तो क्योंकि हर एक पास जो है वो अभी प्रेजेंट से लिंक्ड होता है, इसीलिए हिस्टोरिकल एनालिसिस जब भी हम किसी भी चीज़ का करते हैं ना, अगर हम किसी भी चीज़ का ये हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या होगा, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना का आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फिनोमिना का, पॉलिटिकल फिनोमिना का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच, इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। दो तरह से ये टर्म यूज़ होता है। किस तरीके से, पहला जो है वो ये टर्म यूज़ होता है कि कभी भी आप कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को जब भी हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करेंगे जब भी हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, तो उसमें क्या है कि जो हम प्रोसेस करेंगे, जो प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हम कहाँ पर अराइव होंगे, इस प्रोसेस से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, कि जो भी वो लॉज हैं ऐसे जो कि पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं, लॉज गवर्निंग पॉलिटिक्स, तो इसमें हमें ये लॉज पर पहुंचने में ये हेल्प करेगा जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो इसी वजह से हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो आज के जो लॉज जो भी पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं उसमें हेल्प करता है।
ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट पॉइंट है ये किसने प्रोपाउंड किया था और किसने प्रोपेगेट किया था, ये है इन व्यूज़ ऑफ एक तो हेगल एंड मार्क्स, वो ये कहते थे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो है उससे क्या होता है कि जितना भी आपके पॉलिटिकल थॉट, पुराना जितना भी आपका पास्ट में जितने भी हिस्टोरिकल थॉट्स दिए गए थे, जिससे आपको पॉलिटिकल थॉट का हिस्टोरिकल अकाउंट एक पता लगता है। तो जब भी आप पॉलिटिक्स को अगर बेटर समझने की कोशिश करना चाहते हो, पॉलिटिक्स को बेटर समझना चाहते हो, तो आपको पुराना हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल अकाउंट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ द पास्ट, पुराना पास्ट का आपको पॉलिटिकल थॉट को आपको फोकस करना है। ये किसने कहा है? सबाइन के व्यूज़ में है, जॉर्ज एच सबाइन के व्यूज़ है। उन्होंने एक उनका जो वर्क है उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, उसमें उन्होंने ये व्यूज़ दिए हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही कहा गया है यहाँ पर हिस्टोरिकल अप्रोच में कि भैया पुरानी चीज़ें जो हैं वो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस ज़रूरी है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स देखने ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिकल फिनोमिना को बेटर समझना चाहते हो। ऑल इन ऑल ये कहा गया है। अब कुछ क्रिटिक्स भी हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के, क्रिटिक्स भी आपको यहाँ पर लिखने ज़रूरी। जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरीके कुछ भी पूछा जाए, हिस्टोरिकल अप्रोच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्रिटिक्स को ज़रूर इंक्लूड कर लेना। तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप, मतलब आज की सिचुएशंस तो अलग है, पुरानी सिचुएशंस अलग थी, तो अगर आप आज की सिचुएशंस को, पॉलिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो, बेटर समझना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पुरानी थ्योरीज पर जा कर के उनको समझो। ठीक है। क्योंकि पुरानी थ्योरीज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब उनका कोई काम नहीं है, आज के हिसाब से वो इररेलेवेंट हो गई हैं। तो ये कहते हैं क्रिटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। साथ ही साथ जो कि आपके पास्ट के आइडियाज़ हैं वो अभी प्रेजेंट डे वर्ल्ड की जितनी भी क्राइसिस हो रही हैं वो रिजॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए पास्ट थिंकर्स के बस की चीज़ ये थी नहीं, तो इसलिए ये पास्ट थिंकर्स नहीं कर सकते थे और इसी वजह से हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है, ये कहते हैं आपके क्रिटिक्स। ठीक है। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और बेटर समझेंगे। अब इसके नोट्स देखते हैं हम कि क्या कहते हैं। अब देखो, बहुत सारे थ्योरिस्ट ने ट्राई किया था कि हम पुरानी सोर्सेज वगैरह लेकर के, पुराने इनसाइट्स लेके हिस्ट्री से, और हम एक थ्योरी बनाने की कोशिश करें। बट इसमें जो मेन एक्सपोनेंट आते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के, जो मैंने आपको बार बार अभी बता चुकी हूँ, सेबाइन है मेन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्शन। ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन इन पर बन सकता है इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है। सेबाइन क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन होता है ना कि नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसको हम डिस्क्रिप्टिवली आंसर कर सकते हैं कि किस तरीके से एक थ्योरी ने पहले हिस्टोरिकल, मान लो कोई भी ऐसा इवेंट हुआ हो जहाँ पर पॉवर्टी आ गई हो। ठीक है। या मान लो आप पॉवर्टी छोड़ो, आप ये मानो अभी जैसे पेंडेमिक हुआ था ना कोविड का, तो ऐसी कोई आपदा अगर पहले भी आई हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स में जाएंगे, ऐसी कोई सी आपदा को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी हो गई थी, ये क्या हिस्टोरिकल सिचुएशन हुई थी और उसमें हमारी थ्योरी जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है। हो सकता है कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिसमें पुराने टाइम में भी आपदा में ऐसे ही सोल्यूशंस दिए गए थे और वो सोल्यूशन हो सकता है कि आज के एपिडेमिक में, पेंडेमिक में काम आ जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है और यही सेम चीज़ जो है सेबाइन भी कहते हैं। बट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है, जहाँ पर हर एक जो हिस्टोरिकल सिचुएशन है वो एक प्रॉब्लम सेट करती है। तो क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है, बेसिकली ये कहा गया है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो एक थ्योरी डिवाइस करती है, अलग अलग सॉल्यूशंस देती है। तो इसलिए ये जो कंसेप्शन है पॉलिटिकल थ्योरी का वो ट्रेडिशन से अलग है, ये कहा जाता है। तो अब कोबैन एक सेकंड आपके पॉलिटिकल थिंकर है, वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल मोड जो है इस पॉलिटिकल थ्योरी का, हिस्टोरिकल अप्रोच जो है, ये काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें एक जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी आपके यूज़ में आती है। और अगर हम हिस्ट्री को समझते हैं तो हिस्ट्री में जाके जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर हम देखेंगे तो आज की पॉलिटिकल थ्योरी की प्रॉब्लम्स जो है वो ये कंसिडर कर पाएंगे, हम बेटर कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट के पास जो है वो एक गाइड की तरह तो हेल्प करता ही है। अगर आपको थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प चाहिए,
और किसी भी चीज़ में कहीं प्रेजेंट पॉलिटिकल कोई भी सिचुएशन आ गई, कोई भी क्राइसिस आ गई, उसको समझने में हेल्प चाहिए, तो एक गाइड की तरह ये काम करता है। जहाँ पर मैं स्टार लगा रही हूँ ना, उसका मतलब ये है कि पॉइंटर्स हैं, ये वाले ये जो वर्ड्स है ना, इन पे आपको ध्यान देना, ये पॉइंटर्स हैं, जिसकी वजह से आप पूरा पॉइंट जो है भी बना सकते हो। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, आप क्या लिखोगे, एक पॉइंट में क्या लिखोगे? अगर आपको सिर्फ वैल्यूएबल गाइड इसमें हिस्टोरिकल अप्रोच में समझ में आ जाए, तो आपको पूरा पॉइंट जो है वो याद हो जाएगा कि भाई पास्ट जो है वो एक वैल्यूएबल गाइड की तरह तो काम करता ही है थ्योरी बिल्डिंग में, ठीक है। और ये भी इंश्योर करता है कि आप ओरिजिनलिटी जो है वो ज़्यादा, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा श्योर ना हो जाओ। क्योंकि देखो, हिस्टोरिकल अप्रोच ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, हेल्प भी करता है आज की सिचुएशंस को समझने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हिस्टोरिकल अप्रोच में जितना हिस्ट्री में जो भी सॉल्यूशंस दिए गए थे खाली वही हम यूज़ कर सकते हैं। हम ऑल्टरनेटिव्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कोई सोर्सेज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि हम और वेज पर भी ध्यान दे सकते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच पर ही ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ कही गई है, वो तो हम देख ही सकते हैं। हिस्ट्री तो हमारे पास हमेशा से रहती है। अब जो भी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ये भी बताती है कि कैसे पहले की सिचुएशन में कुछ चीज़ों में हम फेल हो गए थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि भाई ये हो जाता है कि एक्सपीरियंसेस से पेरेंट्स भी अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना कि भाई ये वाला बिजनेस जो है इसमें पैसे लगाना ख़राब है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे तो भैया हमारे पैसे जो हैं डूब जाएंगे, है ना, ये कहते हैं ना। तो अपने बच्चों को क्या बताते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, ये बोलते हैं ना कि अगर मैं उस टाइम पर, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उस टाइम पर अगर हम इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते तो ये प्रॉपर्टी जो है हमें 10 लाख की मिल रही थी उस टाइम पर, आज देखो वो प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ की हो चुकी है, ऐसे बोलते थे ना। तो ये चीज़ है कि भाई जो हम पास्ट में जाते हैं ना, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे फादर ने ये किया था तो हमें ये नहीं करना, ठीक है, या ये किया था ये नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि भाई लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बताई गई कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी जो पास्ट जनरेशन है उनकी फीलिंग्स को भी बताती है, और उनको उनकी जो कलेक्टिव विजडम है आज की, उसमें भी ये सब चीज़ें भी प्रमोट करती है कि भाई आप और इमेजिनेटिव, अब आपकी इमेजिनेशन को और प्रमोट करती है कि आप और कोई वेज भी निकालो, ऑल्टरनेटिव्स निकालो, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करती है। फिर अब हिस्टोरिकल कंसेप्शन जो है नॉर्मेटिवनेस से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंसेप्शन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है नॉर्मेटिव विजन में। अब देखो, जब भी हम आज की चीज़ें देखते हैं, आज की सिचुएशंस जैसी भी बनी हुई हैं, किसकी वजह से हैं वो? पुराने टाइम में जो चीज़ें की गई थी उसी के ये फल है। पुराने टाइम में जो भी आपने सीड सो किए थे उसका फल जो है वो आज कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। वही सेम चीज़ें, इसी वजह से ये कहते हैं कि आपको पुराना हिस्टोरिकल कंसेप्शन भी समझना ज़रूरी है कि क्यों आज की चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब जैसे भी वैल्यूज़ आप पढ़ोगे, ठीक है, उनकी यूटिलिटी आप क्रिटिकली असेस करोगे, तो उससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें अभी आपको पास जानना इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक पॉइंट बनता है कि कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपका रूट लाइज इन द पास्ट। ये सीड्स वाला जो पॉइंट है ये याद रख लोगे तो आपको ये चीज़, ये वाला पॉइंट ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब ये भी कहा जाता है कि देखो पॉलिटिक्स में ना टाइम पर अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं। अब हर एक चैलेंज को हम एक ही सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन अलग अलग होगा। हर एक चैलेंज को, हर एक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अलग अलग वेज ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक सब्जेक्ट सिचुएशन जो है उसका, हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो यूनिक है, ठीक है। अब इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि पुराने टाइम में जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ आज के टाइम में हो सकता है इररेलेवेंट हो, ठीक है, या फिर एक हिंड्रेंस बन जाए वो चीज़ें। वही सेम चीज़ अगर हम पुराने टाइम में जो हुई थी, अगर हम वही सेम चीज़, हो सकता है उस टाइम पर वो चीज़ बहुत बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी, बट आज के टाइम में अगर हम वो करें तो वो एक हिंड्रेंस की तरह काम करे, है ना, वो चीज़ हो सकती है। तो ये है कि जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं इस अप्रोच की इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें क्या है कि अभी आउटडेटेड आइडियाज़ हो गए हैं, आउटडेटेड चीज़ें हो गई हैं, पुराने टाइम के आइडियाज़ हैं, हो सकता है वो आज के टाइम में काम नहीं करेंगे,
ठीक है। तो हो सकता है कि सुनने में वो अच्छी लगे, पर जब हम थियोरेटिकली उसको काम करने जाएंगे तो वो इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करेंगी। अब एक और क्वेश्चन है, अब हिस्टोरिकल अप्रोच को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक टेक्सचुअल अप्रोच है और एक कंटेक्चुअल अप्रोच है। ये 2 अप्रोचेस हमें हिस्टोरिकल अप्रोच में पढ़नी है। अब इसमें है क्या, 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट रेलेवेंस ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसी वजह से ये 2 अप्रोचेस पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब 2 तरीके की अप्रोचेस हैं जब हम कोई भी टेक्स्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हैकर और प्लेमेंटास 1963 में, और ये हैकर की 1961 में, इनकी राइटिंग में ये दिया गया था कि पॉलिटिकल थ्योरी के जो टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बिना भी समझे जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको हिस्टोरिकल अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना ही ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अप्रोच जो है वो 1945 से काफ़ी डोमिनेंट चल रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली फ़िलॉसफी की एक सब कैटेगरी मानी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि जब भी आप कोई भी पॉलिटिकल बिलीव्स, कोई भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो ये है कि अभी फ़िलॉसफी को आप एक एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, और ये किसके वर्ड्स में कही गई हैं, राफेल एंड हेवुड एंड्रयू हेवुड के जो टेक्स्ट हैं उनमें ये चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंटर नोट कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की है। पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ में हेल्प करती है, सबसे पहले हेल्प करेगी जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई करने में, जो भी आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कंसेप्ट्स आते हैं उनको क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगी। और दूसरा, जो भी आपके पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये हेल्पफुल है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब टेक्सचुअलिस्ट ये भी कहते हैं कि जब भी हम हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें जो भी टेक्स्ट है वो एक इंसाइट्स दे सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकती थी। बट अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन को इंटरप्रेट करना है तो वो चीज़ जो है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग अभी हो सकता है कि इतना सेंट्रल रोल जो है वो प्ले ना करे, ठीक है। साथ में कुछ कंटेक्चुअलिस्ट भी थे, जैसे कि स्किनर है 1966, पोकॉक 1971, डन, कोलिनी। ये कहते हैं कि सिर्फ टेक्सचुअल अप्रोच जो है, अगर हम खाली एक टेक्सचुअल अप्रोच को फॉलो करें तो वो काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि टेक्सचुअल अप्रोच क्या कहती है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को खारिज कर देती है, ओवरलुक करती है, ठीक है। उसके पर्पस को, मोटिवेशन और इंटेंशन जो है ना, वो सिर्फ ये है कि एक टेक्स्ट हम लिख दें। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को जब भी आप इग्नोर कर देते हो तो उससे क्या होता है कि जब भी आप टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसको इंटरप्रेट करने में और समझने में गलती हो सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरी तरीके से खारिज कर देना है, वो समझना भी ज़रूरी है। इसी वजह से टेक्सचुअल अप्रोच जो है वो थोड़ी सी वीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट चीज़, कंटेक्चुअलिस्ट अब क्या कहते हैं। कंटेक्चुअलिस्ट अगेन वही सेम चीज़ कहते हैं कि टेक्सचुअलिस्ट जो है वो जो भी उनके क्लेम्स हैं उनके लिए काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल और टाइमलेस क्वेश्चंस जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं ये, बेसिकली क्या है कि कंटेक्चुअलिस्ट कहते हैं कि टेक्सचुअलिस्ट बहुत इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सल और टाइमलेस क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा से पॉलिटिकल टेक्स्ट की चलती आ रही हैं, ठीक है। पर स्किनर ये कहते हैं कि ये जो राइटिंग्स हैं वो अभी फंडामेंटल जो आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं ना, जो कि आज की सोसाइटी में अभी मौजूद हैं, उनको सॉल्व करने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो स्किनर का ये मानना है कि आप अगर पूरी तरीके से जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। बट ये कहते हैं कि ये जो राइटिंग्स हैं, पुरानी जो टेक्स्ट है, वो हाँ ये बात भी सही है कि वो अभी आज की जो सिचुएशंस है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसके जो फंडामेंटल जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आंसर अभी नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर यह है कि जो भी पुराने टाइम में बातें की गई हैं वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें की गई हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया का एक कल्चर है और वेस्टर्न सोसाइटी का एक अलग कल्चर है, दोनों का अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो हो सकता है जो इंडियन सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ एमर्ज हो रही हैं, जैसे मान लो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है,
इंडिया में एक अलग ही लेवल की पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, पर वेस्टर्न सोसाइटी में उस लेवल की पॉवर्टी की प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सोल्यूशन अभी यहाँ मिलेगा वो सोल्यूशन यहाँ नहीं मिल सकता। तो इसलिए प्रॉब्लम यहीं की ही है। जब प्रॉब्लम यहाँ पर है ही नहीं तो फिर आप यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे? तो इसीलिए जो पुराने टाइम में चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी इनके ग्रेट वर्क्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके जो भी आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर के मुताबिक आंसर चलते आ रहे हैं। हर एक चीज़ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के फेल होते हैं। दूसरी चीज़ जो कंटेक्चुअलिस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ का, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी चीज़ के फॉर्मुलेशन, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो है अगर आप समझना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस का जो ये इंटर रिलेशनशिप है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई टेक्स्ट लिखे जाते हैं तो कब लिखे जाते हैं? मान लो कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ, मान लो जैसे कोविड पेंडेमिक ही हुआ था, तो इसमें जो भी अब टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो इस क्राइसिस के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, इस क्राइसिस के ऊपर ही लिखे गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले टेक्स्ट लिखे गए और उसके बाद ये क्राइसिस हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसी वजह से ये पूरे पॉइंट से ही कंटेक्चुअल जो है वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स का ये खारिज करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेक्स्ट जो है पहले लिखे गए हैं उसके बाद कोविड होगा, ऐसे नहीं है। कोविड पहले हुआ, उसी के ऊपर टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो पहले स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, डिबेट्स होती हैं, जो क्राइसिस हो जाती हैं, तो उसके बाद ही वो टेक्स्ट लिखे जाते हैं। तो इसमें बर्की जो है वो ये कहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि पॉलिटिकल थॉट कहाँ से आता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थॉट से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर पॉलिटिकल थॉट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। अभी कोई चीज़ हम करते हैं उसके बाद हम उसका पॉलिटिकल थॉट जो है वो समझते हैं कि भाई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन आज बन गई है, आज ये पार्टी जीत गई है, इसी वजह से ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल थॉट के जो पुराने लोग थे, जो हिस्टोरियंस थे, वो अब अपने अपनी पर्टिकुलर ऑडियंसेस को ही टारगेट करते थे। जैसे मान लो इंडियन राइटर हुआ तो वो इंडियन सोसाइटी को टारगेट करेगा, वहाँ की प्रॉब्लम्स को टारगेट करेगा। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर होगा वो वेस्टर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को टारगेट करेगा, वहाँ के सॉल्यूशंस देगा, उसके थॉट्स उसी हिसाब से होंगे। तो ऐसे ही है कि हमें राइटर का भी जो है इंटेंशन समझना ज़रूरी है, उनका जो लैंग्वेज का यूज़ है, जब हम वो समझेंगे और जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर किस हिसाब के वर्ड्स यूज़ होते थे, तभी आप इन टेक्स्ट का ट्रू मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम सिर्फ ऐसे ही टेक्स्ट को पढ़ जाते हैं विदाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द पास्ट रिलेटेड टू इट, तो वो जो है हम टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम उस टेक्स्ट को फिर हम बिब्लिकल सेंस में समझ पाएंगे, जिसका जो है वो उसका मीनिंग जो है वो सिर्फ हम रीड करके और सिर्फ ऐसे मैसेज पर उसको समझ के ऐसे नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी कोई भी टेक्स्ट है उसका आपको राइटर का इंटेंशन, उसका लैंग्वेज, उसके वर्ड्स क्या यूज़ होते थे, उसको आपको समझना ज़रूरी है अगर आप ट्रू मीनिंग जो है टेक्स्ट का वो समझना चाह रहे हो। तो ये कंटेक्चुअलिस्ट का व्यू है। अगर आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना चाहते हो तो ये बेसिकली कंटेक्चुअलिस्ट और टेक्सचुअलिस्ट कहाँ पर डिफ़र कर रहे हैं? टेक्सचुअलिस्ट कह रहे हैं कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो समझना ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, पर कंटेक्चुअलिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको जो भी राइटर है उसका आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखना चाहते हो तो आपको राइटर का इंटेंशन क्या है, वो कौन सी कल्चर का है, कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, उनके वर्ड्स के क्या मतलब हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उन्होंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया है, ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं अगर आप एक टेक्स्ट का ट्रू मीनिंग समझना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि मैं सरकाज़म में बात नहीं करती, आप सरकाज़म में बात करते हो। ठीक है, तो अगर मैं सरकाज़म में एक चीज़ अगर मैं सीरियसली एक चीज़ बोल रही हूँ, हो सकता है आपका वो समझने का चीज़ जो है वो सरकाज़म में चला जाए, पर मेरे लिए वो चीज़ जो है वो सीरियस है। तो उसमें क्या है, आपको मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपको समझना पड़ेगा, मेरा इंटेंट समझना पड़ेगा।
किस कल्चर से मैं आती हूँ उससे समझना पड़ेगा, वो वर्ड्स, एक्सपीरियंसेस, मेरी ऑडियंस, ये आपको समझना ज़रूरी है अगर आप ट्रू मीनिंग मेरे टेक्स्ट का समझना चाहते हो। ये चीज़ कही गई है कि आपको राइटर को समझना है अभी। पर टेक्सचुअलिस्ट क्या कहते हैं कि राइटर को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा टेक्स्ट पढ़ो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। साथ में कंटेक्चुअलिस्ट जो है वो बर्की की ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर ये भी कहते हैं सेम चीज़ के पहले आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद पॉलिटिकल थॉट आता है। इसी वजह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो जानना आपको ज़रूरी है अभी। ओके, तो अभी टेक्स्ट को जब आप इंटरप्रेट करते हो तो उसमें हम दो चीज़ें में इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले तो कि किस टाइम पीरियड में एक चीज़ हुई थी। मान लो कि आज के टाइम, उस टाइम पर ये बोला जाता हो पुराने टाइम में कि भाई शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना मना है, ठीक है, या फिर कट स्लीव्स ड्रेसेस नहीं पहन सकते, है ना। पर आज के टाइम में ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट तो इसीलिए टाइम पीरियड जो है उसको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस वर्ड की डेफिनेशन उस टाइम पर क्या थी, ठीक है, उसके अलग अलग मीनिंग समझ सकते हो आप, ठीक है, जिससे आपका जो राइटर का इंटेंट है वो आपको बेटर समझ में आता है। तो उससे आप क्या होते हो, जब भी आपको राइटर का इंटेंट समझ में आ जाएगा तो आप इमीडिएटली अभी आप सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इसको रिलेट कर जाओगे। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो है कि अगर आप एम समझते हो कि क्या एम था उस टेक्स्ट को लिखने का, क्या पर्पस था उस टेक्स्ट को लिखने का, ठीक है, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि ऑथर ने किस हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया होगा, ठीक है, और उनके कंटेम्प्रेरीज किस हिसाब से ये प्रॉब्लम को टैकल कर रहे थे, और फाइनली आपको उस टेक्स्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक कि आपका जो टाइम फ्रेम है, कब ये चीज़ यूज़ की गई थी, ये बात की गई थी, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट कब लिखा गया था, ठीक है, उससे आपको इंटेंट समझ में आएगा, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा। फिर आपको वो टेक्स्ट क्यों लिखा गया था, ठीक है, एम क्या था, पर्पस क्या था उस टेक्स्ट को समझने का, ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें अगर हम समझते हैं, इन एस्पेक्ट्स को हम डील करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि क्यों ये टेक्स्ट जो है वो लिखे गए थे, ठीक है। तो वो हम अलग अलग चीज़ें, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ हमें बेटर समझ में आएंगे, ठीक है, कि ये वाले आइडिया जो है उस टाइम पर, ये वाला पर्टिकुलर आइडिया उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, ये अलग आइडिया जो है इस टाइम फ्रेम पर एक्सपेक्ट करता प्रेजेंट था। तो ये सब चीज़ें जो है हमें अलग अलग आइडियाज़ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के समझ में आएंगे। जैसे कि रूसो जो है वो ये कहते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट सॉवरेनिटी, ये सारी जो है अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट अलग चीज़ हो गई, डेमोक्रेसी अलग, स्टेट अलग, सॉवरेनिटी अलग, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है, ठीक है। तो इसमें जैसे सॉवरेनिटी है, वो कैसे डिस्क्राइब करती है, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता था कि जो लोगों की पावर है, जो ऐसे लोग हैं जो कि लॉ मेकर्स हैं, लोग जो हैं खुद ही लॉ बना रहे हैं, तो इसीलिए लोगों के पास ही अपनी पावर है। तो रिप्रेजेंटेटिव, आज के टाइम में हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में क्या है कि हम रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पूरी पावर देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर जाके रूल करो। पर सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोगों के पास पावर है, क्योंकि लोग ही लॉ मेकर्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं बना रहे, खुद लॉ बनाते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और ये गवर्नमेंट से डिफ़र करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एडमिनिस्टर करती है वो लॉ को, वो लॉ जो कि लोग बनाते हैं, वो लॉ जो कि लोग बना रहे हैं उसको एनफोर्स करना खाली गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। तो यहाँ पर सॉवरेनिटी का मतलब ये था पहले। अब सॉवरेनिटी क्या हो गई है कि टोटली सॉवरेनिटी का मतलब जो है वो ये कहा गया है कि सॉवरेनिटी जो है वो ये मतलब होता है कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज की जा रही है, पर अब जो है वो उसका मतलब अलग हो गया है। तो इसीलिए अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है रूसो के, उनमें ये बताया जाता है कैटलिन के हिसाब से कि रूसो के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उनको एक जीनियस बनाते हैं। तो अलग अलग अभी मीनिंग्स असाइन किए गए हैं इनको, तो अलग अलग वर्ड के अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मतलब है। अब आज के टाइम में उसी सॉवरेनिटी का मतलब अलग हो गया है कि भाई स्टेट से हम उसको आज के टाइम में जोड़ देते हैं सॉवरेनिटी को, ठीक है, कि एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट, ये बोलते हैं ना हम आज के टाइम पर कि आपकी एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट हो गई, दैट इज सॉवरेनिटी। तो वो अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, पहले कुछ और था आज कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज़ें कही गई थी। ऑलराइट, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में इतना ही था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है हिस्टोरिकल अप्रोच,
पर ये है कि टेक्सचुअलिस्ट कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच ज़रूर पढ़ जाना, हिस्टोरिकल अप्रोच का सेबाइन के क्या व्यूज़ थे ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो एम्पेरिकल अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा जाता है और ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो अभी ये तो ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स PSIR ऑप्शनल कोर्स आप वेबसाइट पर जा करके और देख सकते हैं synopsisias.in एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।